नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 का अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यावसायिक वित्त के स्रोत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपकी पुस्तक में एक बॉक्स दिया गया है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी है जो कि आपको अध्याय को समझने में सहायता करेगी। ठीक है। तो अनिल सिंह पिछले 2 वर्षों से एक जलपान गृह चला रहे हैं। ठीक है। थोड़े ही समय में खाने की अद्भुत गुणवत्ता ने जलपान गृह को प्रसिद्ध कर दिया। अपने इस व्यवसाय में सफलता से अभिप्रेरित अनिल विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार के जलपान गृहों की श्रृंखला खोलने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अपने व्यापार के विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके अपने निजी स्रोतों से उपलब्ध धन पर्याप्त नहीं है। उनके पिताजी ने उनसे कहा कि वह चाहें तो दूसरे जलपान गृह के स्वामी के साथ साझेदारी कर सकते हैं। वह अधिक धन लगाएगा, लेकिन वह व्यवसाय के लाभ एवं नियंत्रण में हिस्सेदार होगा। अनिल बैंक से ऋण लेने की भी सोच रहे हैं। वह चिंतित भी हैं एवं भ्रमित भी, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि वह कैसे एवं कहां से अतिरिक्त धन लाएं। वह इस समस्या पर अपने मित्र रमेश से विचार करते हैं। वह उन्हें दूसरे साधन जैसे अंश एवं ऋण पत्र डिबेंचर के निर्गमन के संबंध में बताता है, जो कंपनी संगठन को ही उपलब्ध हैं। ठीक है। वह अनिल को दूसरी चेतावनी भी देता है कि प्रत्येक पद्धति के अपने लाभ एवं सीमाएं हैं तथा अंतिम निर्णय कोष के उद्देश्य एवं अवधि जैसे तत्वों पर निर्भर करेगा। अनिल इन पद्धतियों का अध्ययन करना चाहता है। ठीक है। तो दोस्तों, हम इस अध्याय में इन्हीं पद्धतियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं परिचय की ओर। तो यहाँ से हमारा परिचय प्रारंभ होता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको बताया गया है कि व्यवसाय को प्रारंभ करने में एवं चलाने के लिए विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। इसमें विभिन्न स्रोतों के लाभ एवं सीमाओं के बारे में भी चर्चा की गई है। यानी कि इस अध्याय में आपको धन आप व्यवसाय प्रारंभ करने या चलाने के लिए जो जुटाएंगे वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और उसके लाभ एवं सीमाओं पर भी चर्चा की गई है। ठीक है। और उससे आप ये भी समझ पाएंगे कि व्यावसायिक वित्त के उचित स्रोत कौन से हैं जहां से आप धन जुटा सकें अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए। ठीक है। हर वह व्यक्ति जो कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, उसे धन जुटाने के विभिन्न स्रोतों के संबंध में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उचित स्रोत का चयन करने के लिए विभिन्न स्रोतों के सापेक्षिक गुणों को जानना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। मतलब विभिन्न स्रोतों के बारे में तो जानना जरूरी है ही है, और उससे हमें लाभ होगा या हानि होगी या उसकी क्या सीमाएं हैं, उन सारे पहलुओं को हमें एक बार जानना जरूरी है। ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। कौन सा टॉपिक है? व्यावसायिक वित्त का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। व्यवसाय समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता है। व्यवसाय संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। वित्त को इसीलिए व्यवसाय का जीवन रक्षक कहा जाता है। व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता को व्यावसायिक वित्त कहते हैं। ठीक है। यानी कि व्यवसाय में जो भी आपके विभिन्न कार्य हैं, उनके जो धन की आवश्यकता हो रही है सारे कार्य करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक वित्त कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धन के कार्य नहीं कर सकता। उद्यमी जो पूंजी प्रारंभ में लगाता है, वो व्यवसाय के वित्त की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती। ठीक है। यानी कि व्यवसाय को जब आपने प्रारंभ किया, उसमें जो कैपिटल लगाई है, केवल उसी राशि से आपकी सारी पूर्तियां नहीं हो सकती। व्यवसाय वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसीलिए अन्य स्रोतों की तलाश करता है। वित्तीय आवश्यकताओं का सही आकलन एवं इसके विभिन्न स्रोतों की पहचान करना किसी व्यवसायिक संगठन को चलाने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है। तो जब हमारी कैपिटल से ही पूर्ति नहीं हो सकती है, तो हम अलग अलग स्रोत ढूंढते हैं पैसे के, जहां से हम पैसा ला सकें ताकि हम व्यवसाय को अच्छे से चला सकें। ठीक है। और उन्हीं स्रोतों को ढूंढना जो है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। वित्त की आवश्यकता व्यवसायी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ के निर्णय के समय ही पैदा हो जाती है। कुछ राशि की आवश्यकता तो तुरंत हो जाती है, जैसे संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य संपत्तियों को खरीदने हेतु। इसी प्रकार से कुछ कोष की आवश्यकता दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए होती है, जैसे कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों का वेतन आदि। इसी प्रकार से जब व्यवसाय को बढ़ाना होता है, तब धन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के लिए वित्त की आवश्यकताओं को निम्न श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। तो व्यवसाय के लिए जो वित्त की हमें आवश्यकता है, उसको यहाँ पे विभाजित किया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारा स्थायी पूंजी की आवश्यकता। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि एवं भवन, संयंत्र, मशीनरी एवं फर्नीचर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता
होती है। ठीक है, इसे उद्यम की स्थायी पूंजी की आवश्यकता कहते हैं। यानी कि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो आपके मोटे मोटे खर्चे होते हैं उसे हम कहते हैं उद्यम की स्थायी पूंजी की आवश्यकता। इसके बाद हमारा स्थायी संपत्तियों के लिए आवश्यक पूंजी का व्यवसाय में निवेश लंबी अवधि तक रहता है। ठीक है, विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों को स्थायी पूंजी की अलग अलग राशियों की आवश्यकता होती है जो विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे व्यवसाय की प्रकृति आदि। उदाहरण के लिए एक व्यापारिक इकाई को विनिर्माण इकाई की तुलना में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से स्थायी पूंजी की आवश्यकता एक छोटे उद्यम की अपेक्षा एक बड़े उद्यम के लिए अधिक होती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। किसी उद्यम की वित्तीय आवश्यकता स्थायी संपत्तियों के क्रय के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती। व्यवसाय कितना भी बड़ा अथवा छोटा हो, उसे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसे व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, मतलब वो पैसा जो डेली यूज में आ रहा है उसे हम कहते हैं कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसकी आवश्यकता माल का स्टॉक, प्राप्य बिल जैसी चालू संपत्तियों के लिए एवं वेतन, मजदूरी, टैक्स एवं किराया जैसे वर्तमान खर्चों के भुगतान के लिए होती है। ठीक है, कार्यशील पूंजी की राशि अलग अलग व्यावसायिक इकाइयों के लिए अलग अलग होती है जो कई तत्वों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए उधार माल का विक्रय करने वाली अथवा कम बिक्री आवर्त वाली इकाई को माल अथवा सेवाओं की नगद बिक्री करने अथवा अधिक आवर्त वाली इकाई की तुलना में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो उधार माल का विक्रय कर रही हैं या जिनका कम बिक्री आवर्त है, ठीक है, उनमें वर्किंग कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है। किसके मुकाबले? जो कि सेवाओं की नगद बिक्री करते हैं। ठीक है, या फिर जो कि अधिक आवर्त वाली इकाइयां होती हैं। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के साथ बढ़ जाती है। कभी कभी उत्पादन अथवा कार्यों की लागत को कम करने के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग करना होता है, जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से त्योहारों के मौसम के लिए अधिक स्टॉक जमा करने अथवा चालू देनदारी का भुगतान करने या व्यवसाय के विस्तार अथवा इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन विभिन्न स्रोतों का जिनसे पूंजी जुटाई जा सकती है मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक है, यानी कि हमें जहां से भी हमें वित्त प्राप्त हो रहा है उन सभी का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। ठीक है, अब अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा आता है वित्त धन के स्रोतों का वर्गीकरण। एकल स्वामित्व एवं साझेदारी इकाइयों के लिए धन व्यक्तिगत स्रोतों अथवा बैंक मित्रों आदि से ऋण लेकर जुटाया जा सकता है। कंपनी संगठन के लिए व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों को जिन विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है वे तालिका 8.1 में दी गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों तालिका 8.1 जिसमें क्या कह रहा है ये कोष के स्रोतों का वर्गीकरण। यहाँ आप देख सकते हैं कोषों के स्रोतों का वर्गीकरण हुआ है यहाँ पे 3 प्रकार से। ठीक है, सबसे पहला ये है हमारा अवधि के आधार पर, दूसरा है जो हमारा हम देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, और तीसरा है हमारा जो जुटाने के स्रोत के आधार पर। और आप देख सकते हैं इन तीनों के भी भाग हैं। ठीक है, जैसे कि जो पहला है हमारा इसके 3 भाग हैं। ठीक है, और जो हमारा दूसरा और ये तीसरा है इन दोनों के 2-2 भाग हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अवधि के आधार पर। इसके होते हैं हमारे 3 भाग। सबसे पहला है दीर्घ अवधि, दूसरा हमारा मध्य अवधि और तीसरा है हमारा अल्प अवधि। ठीक है, दीर्घ अवधि का अर्थ होता है कि लंबे समय के लिए, जिसमें कौन कौन से हैं? क्षमता अंश, संचित आय, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, वित्तीय संसाधनों से ऋण और बैंकों से ऋण। ये सभी प्रकार के जो होते हैं ये दीर्घ अवधि के होते हैं, यानी कि ये लंबे समय के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मध्य अवधि। ठीक है, मध्य अवधि यानी कि एक निश्चित समय है जो कि दीर्घ अवधि से कम है और अल्प अवधि से अधिक है। ठीक है, इसमें भी आपका बैंकों से ऋण, सार्वजनिक जमा, वित्तीय संसाधनों से ऋण और पट्टा अधिवित्त आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है अल्प अवधि। ठीक है, अल्प अवधि में हमारा आ जाता है व्यापार साख, ठीक है, यानी कि गुडविल। उसके बाद आता है आढ़त, ठीक है, फिर आता है बैंक और फिर वाणिज्यिक पत्र। ये सभी आते हैं अल्प अवधि में। ठीक है, इनका जो समय होता है वो अल्पकाल का होता है, 1 वर्ष से कम का भी ये हो सकता है। ठीक है, और दीर्घ अवधि वाला आपका 1 वर्ष या फिर 5 वर्ष से भी अधिक हो सकता है। और ये जो आपका मध्य अवधि है ये 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में हो सकता है। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। ये था हमारा दो भागों में। सबसे पहले है स्वामित्व कोष, ठीक है। इसमें आता है हमारा समतांश और फिर आता है संचित प्राय। दूसरा भाग है इसका ऋणगत कोष, जिसमें सबसे पहले हमारा ऋण पत्र, फिर है बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा, निज वित्तयन और वाणिज्यिक पत्र, ठीक है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट था हमारा जुटाने के स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो दो आधार पे आप जुटा सकते हैं, या तो आंतरिक स्रोत हो सकते हैं पैसे जुटाने के, या फिर बाह्य स्रोत हो सकते हैं। आंतरिक स्रोत में है हमारे दो, समतांश पूंजी, संचित आय, ठीक है। और बाह्य स्रोत में आते हैं हमारे वित्तीय संस्थाएं, बैंकों से ऋण, पूर्वाधिकार अंश, सार्वजनिक जमा, ऋण पत्र, व्यापारिक पत्र, व्यापार साख, फैक्टरिंग और पट्टा अधिवक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने तालिका समझ ली, ठीक है, कोष के स्रोतों का वर्गीकरण। अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, पूंजी के स्रोतों को विभिन्न आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। ये आधार हैं अवधि, उत्पादन के स्रोत तथा स्वामित्व। इस वर्गीकरण एवं विभिन्न स्रोतों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला था हमारा अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर पूंजी के विभिन्न स्रोतों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये है हमारे दीर्घ अवधि स्रोत, मध्य अवधि स्रोत और अल्प अवधि स्रोत, ठीक है। दीर्घ अवधि स्रोत व्यवसाय की 5 वर्ष से अधिक की अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनमें जो स्रोत सम्मिलित हैं वे हैं शेयर एवं डिबेंचर, लंबी अवधि के ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण। इस प्रकार का धन उपकरण व संयंत्र आदि स्थायी संपत्तियों का क्रय करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन यदि पूंजी 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम के लिए चाहिए तो मध्य अवधि वित्त के स्रोत का उपयोग करेंगे। इन स्रोतों में सम्मिलित है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, सार्वजनिक जमा, लीज वित्तयन एवं वित्तीय संसाधनों से ऋण, ठीक है। जो आपका मध्य अवधि वाला है वो 5 वर्ष से कम होता है और 1 वर्ष से अधिक होता है। इसके बाद आता है हमारा 1 वर्ष से कम समय के लिए पूंजी को लघु अवधि वित्त कहते हैं, जहां पे आपका लोन जो है वो 1 वर्ष से कम का है। लघु अवधि पूंजी के स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं व्यापार साख, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण एवं वाणिज्यिक प्रपत्र। अल्प अवधि वित्त चालू संपत्ति जैसे प्राप्य बिल एवं स्टॉक के लिए सर्वाधिक सामान्य है। मौसमी व्यवसाय जिन्हें संभावित बिक्री के लिए स्टॉक जमा करना होता है, उन्हें 2 मौसम के मध्य की अवधि के लिए लघु अवधि वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। थोक व्यापारी एवं विनिर्माता जिनकी अधिकांश संपत्ति रहतिया अथवा प्रापणीय के रूप में होती है, उनको अल्प अवधि के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि आपका कोई व्यवसाय है जो कि मौसमी है, जैसे आपका कूलर का बिजनेस केवल गर्मियों में चलेगा, हीटर गीजर का बिजनेस केवल सर्दियों में चलेगा, तो उनको अल्प अवधि वाले वित्त की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, कि स्वामित्व के आधार पर वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। स्वामित्व के आधार पर वित्त स्रोतों को स्वामित्व कोष एवं ऋणगत कोष में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। 2 भाग यानी कि, ठीक है, एक स्वामित्व कोष है और दूसरा ऋणगत कोष है। स्वामित्व कोष का अर्थ है वह कोष जो उद्यम के स्वामियों ने दिया है, ठीक है। ये स्वामी एकल व्यापारी या साझेदार या कंपनी के अंशधारी हो सकते हैं, ठीक है। पूंजी के अतिरिक्त इसमें लाभ का वह भाग जो व्यवसाय में पुनः निवेशित है वह भी सम्मिलित होता है, ठीक है। स्वामीगत पूंजी व्यवसाय में लंबी अवधि के लिए लगी होती है एवं व्यवसाय के जीवन काल में इसको लौटाना नहीं पड़ता है। यह पूंजी स्वामी को प्रबंध में नियंत्रण के अधिकार की प्राप्ति का आधार होती है, ठीक है। समता अंशों का निर्गमन एवं संचित आय वे 2 मुख्य स्रोत हैं जिनसे स्वामीगत कोष प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरी ओर ऋणगत कोष से अभिप्राय ऋण एवं उधार लेने के माध्यम से कोष एकत्रित करना है। ऋणगत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, ऋण पत्रों का निर्गमन, सार्वजनिक ऋण एवं व्यापारिक साख सम्मिलित है, ठीक है। इन स्रोतों से कोष एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों पर प्राप्त किए जाते हैं तथा उन्हें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर लौटाया जाता है। इन कोषों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी तो इसका व्यवसाय पर बहुत अधिक भार हो जाता है क्योंकि कम आय होने अथवा हानि होने पर भी ब्याज का भुगतान करना होता है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आपने लोन लिया है या कोई भी ऋण लिया तो उसका ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। सामान्यतः किसी स्थायी संपत्ति की जमानत पर ही ये कोष दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा आंतरिक एवं बाह्य सुविधाओं के आधार पर, ठीक है।
तो कोषों के स्रोत के श्रेणीकरण का एक और आधार कोष जुटाने के आंतरिक स्रोत तथा बाह्य स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, पीछे अभी हमने तालिका में देखा था। आंतरिक स्रोत वे हैं जो संगठन में से ही जुटाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक व्यवसाय प्राप्य बिलों की वसूली की रफ्तार बढ़ाने, अतिरिक्त स्टॉक को बेचने एवं अपने लाभों के पुनः विनियोग के द्वारा आंतरिक कोष पैदा करता है। ठीक है, कोषों के अतिरिक्त स्रोत व्यवसाय की सीमित आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं। कोष के बाह्य स्रोतों में संगठन से बाहर के स्रोत जैसे आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता एवं निवेशकर्ता सम्मिलित हैं। जब भी बड़ी मात्रा में राशि एकत्रित करनी होती है तब आमतौर पर बाह्य स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंतरिक स्रोतों की अपेक्षा बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाना अधिक खर्चीला होता है। कई मामलों में तो व्यावसायिक इकाई को बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाने के लिए अपनी परिसंपत्तियों को गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, ऋण पत्रों का निर्गमन, वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से उधार लेना एवं सार्वजनिक जमा स्वीकार करना पूंजी के बाह्य स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, जो कि हमें तालिका में भी बताए गए थे। अब अगला टॉपिक यहां से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि है वित्त के स्रोत। एक व्यावसायिक इकाई विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटा सकती है। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे अभी समझा। प्रत्येक स्रोत की अपनी विशिष्टताएं हैं जिन्हें सही रूप से समझना आवश्यक है, जिससे कोष जुटाने के सर्वश्रेष्ठ स्रोत की पहचान की जा सके। सभी संगठनों के लिए कोई एक स्रोत सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। किस स्रोत का उपयोग करना है, इसका चुनाव स्थिति, उद्देश्य, लागत एवं जोखिम के आधार पर होता है। ठीक है, यानी आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो व्यवसाय है, ठीक है, उसमें आपको किस प्रकार का वित्त चाहिए वो आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। ठीक है, कि आपका उद्देश्य क्या है, क्या लागत है और उसमें जोखिम कितना है, अधिक है, कम है, मध्यम है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, चलिए देखते हैं। यदि व्यवसाय को स्थिर पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोष जुटाना है तो दीर्घ अवधि पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसे स्वामिगत पूंजी अथवा ऋणगत पूंजी के रूप में जुटाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि उद्देश्य व्यवसाय की दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो अल्प अवधि स्रोतों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों का विवरण उनके लाभ एवं सीमाओं के साथ नीचे दिया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझाई गई है संचित आय। कंपनी साधारणतः अपनी पूरी आय को अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं वितरित करती। ठीक है, शुद्ध आय के एक भाग को व्यवसाय में भविष्य में उपयोग के लिए संचित कर लेती है। इसे संचित आय या स्वयं वित्तीयकरण अथवा लाभ का पुनः विनियोग कहते हैं। किसी भी संगठन में पुनः विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे शुद्ध लाभ, लाभांश नीति एवं संगठन की आय। अब हम जानेंगे इसके गुण के बारे में। ठीक है, एक वित्त के स्रोत के रूप में संचित आय के गुण नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हम देखते हैं इसको। संचित आय के किसी भी संगठन की पूंजी का स्थायी स्रोत है। ठीक है, संचित आय जो है वो किसी भी संगठन की पूंजी का स्थायी स्रोत है, क्योंकि जो लाभ उन्हें हुआ था उसी को वो बचा के रखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, इसको ब्याज, लाभांश अथवा अतिरिक्त लागत के रूप में कोई व्यय नहीं करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, चूंकि पूंजी आंतरिक स्रोतों से जुटाई गई है अतः संचालन एवं स्वतंत्रता की लोचपूर्णता अधिक होती है। यह व्यवसाय की असंभावित हानि को आत्मसात करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इससे कंपनी के क्षमता अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो सकती है ना। जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो उसके क्षमता अंशों के बाजार में मूल्य में वृद्धि ऑटोमेटिकली होना संभव ही है। आगे अब देखते हैं इसकी सीमाएं। जिसके लाभ होते हैं उसकी सीमाएं भी होती ही हैं। पूंजी के स्रोत के रूप में संचित आय की निम्न सीमाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, सीमा से अधिक लाभ का पुनः निवेश अंशधारकों में असंतोष का कारण बन सकता है, क्योंकि अब उनको उपार्जित लाभ से कम लाभांश मिलता है। ठीक है, यानी कि जो आपके अंशधारी हैं उनको ये लग सकता है कि भाई ये हमें लाभांश तो देते नहीं है और ये अपना समता अंश में ही पूंजी इकट्ठी करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा व्यवसाय के लाभों की अस्थिरता के कारण यह पूंजी का अनिश्चित स्रोत है। ठीक है, व्यवसाय के लाभों की अस्थिरता होती है। क्यों भाई, लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि अगर लाभ नहीं होगा तो आपकी संचित आय तो होगी ही नहीं। इसके बाद आता है हमारा, इस पूंजी के संयोग लागत को बहुत सी फर्म मान्यता नहीं देती। ठीक है, इससे कोषों का अनुपयुक्त उपयोग हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यापारिक साख।
ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए दी गई उधार सुविधा को कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक साख बिना तुरंत भुगतान किए माल की आपूर्ति को संभव बनाती है। क्रयकर्ता के खातों में यह साख विभिन्न लेनदार या देय के नाम से दिखाई जाती है। ठीक है, व्यापारिक साख को व्यावसायिक संगठन एक अल्प अवधि वित्त के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। यह उन ग्राहकों को दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ एवं ख्याति होती है। ठीक है, साख की मात्रा एवं अवधि जिन कारकों पर निर्भर करती है वे हैं क्रेता फर्म की साख, विक्रेता की वित्तीय स्थिति, क्रय की मात्रा, भुगतान का पिछला शेष एवं बाजार में प्रतियोगिता की सीमा। व्यापार साख की शर्तें अलग अलग उद्योग एवं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होंगी। एक फर्म अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग शर्तों पर उधार की सुविधा दे सकती है। तो व्यापारिक साख है दोस्तों, जब कोई व्यापारी किसी व्यापारी को उधार में कोई माल देता है, ठीक है, और या किसी ग्राहक को वो उधार माल देता है जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो या जिसकी ख्याति अच्छी हो। जैसे आप देख रहे होगे आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये पे लेटर की सुविधा भी देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नए ग्राहकों को सुविधा ये नहीं देते हैं। जो ग्राहक इनसे लगातार सामान खरीद रहे होते हैं उन्हीं को ये पे लेटर की सुविधा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का व्यापारिक साख का ही एक भाग आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे व्यापारिक साख के लाभ के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा व्यापारिक साख कोषों का सुविधाजनक एवं सतत स्रोत है। ठीक है, यदि ग्राहक की साख की स्थिति का विक्रेता को ज्ञान हो तो व्यापारिक साख तुरंत मिल जाती है। ठीक है, व्यापारिक साख संगठन की बिक्री को बढ़ाती है। इसके बाद क्या कहते हैं कि यदि कोई संगठन निकट भविष्य में बिक्री में संभावित वृद्धि की आपूर्ति के लिए भंडार स्तर में वृद्धि करना चाहता है तो वह इसके वित्तीयन के लिए व्यापारिक साख का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि कोष की इस व्यवस्था से इसका संपत्तियों पर कोई प्रभार नहीं होता है। अब हम जानेंगे व्यापारिक साख की सीमाओं के बारे में। तो सबसे पहली सीमा है व्यापारिक साख की आसान एवं लोचपूर्ण सुविधाओं का मिलना किसी भी फर्म को अति व्यापार के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे फर्म का जोखिम बढ़ता है। ठीक है, मतलब उसकी जितनी एबिलिटी है वह उससे ज्यादा लोन लेके कार्य कर लेता है। तो मुख्यतः कहने का अर्थ यहाँ पे दोस्तों ये हुआ कि उधार माल लेकर वो व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो उधार लेगा उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा, और अगर कहीं हानि हो गई तो अपना तो नुकसान होगा ही होगा, और जो उधार उसने लिया है वो भी मूल्य उसे चुकाना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट कहता है व्यापारिक साख के माध्यम से सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा पैसा आप साख के माध्यम से नहीं जुटा सकते। अगला पॉइंट कहता है धन एकत्रित करने के अधिकांश स्रोतों की तुलना में यह खर्चीला स्रोत है। जो धन एकत्रित करने के अधिकांश जो बाकी के स्रोत हैं उनके मुकाबले ये खर्चीला स्रोत है। ठीक है, और इसमें आप ज्यादा धन जुटा भी नहीं सकते। अब इसके बाद आता है हमारा आढ़त, जो हमारा पॉइंट है नया। क्या कहते हैं इसमें, आढ़त एक ऐसी वित्त संबंधित सेवा है जिसमें आढ़तिया विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। अब आढ़तिया आपको क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है विपत्रों को भुनाना, भय अथवा बिना साख एवं ग्राहकों की लेनदारी को वसूल करना। इसमें वस्तु एवं सेवाओं के कारण प्राप्य बिलों को एक निश्चित कटौती पर फैक्टर को बेच दिया जाता है। ठीक है, सभी साख नियंत्रण एवं क्रेता से उधार वसूली का पूरा उत्तरदायित्व फैक्ट्री का होता है एवं फर्म को अप्राप्य ऋणों के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। फैक्टरिंग की दो विधियां होती हैं, आलंबन सहित फैक्टरिंग, आलंबन रहित फैक्टरिंग। ठीक है, कौन कौन सी है, एक है आलंबन सहित और दूसरी है आलंबन रहित। अब आगे चलते हैं। आलंबन सहित फैक्टरिंग में ग्राहक को अप्राप्य ऋणों की जोखिम से सुरक्षा नहीं दी जाती है, जबकि आलंबन रहित फैक्टरिंग में फैक्टर साख के कारण पूरे जोखिम को वहन करता है, अर्थात देनदारी यदि प्राप्य हो जाए तो ग्राहक को बीजक की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संभावित ग्राहक आदि की साख के संबंध में सूचना देना। फैक्टर फर्मों के व्यापार संबंधित इतिहास की पूरी जानकारी रखता है। ठीक है, जो फैक्टर है वो फर्मों के व्यापार के संबंधित जो भी उनकी हिस्ट्री है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। फैक्टरिंग की सेवा लेने वालों के लिए यह मूल्यवान जानकारी होती है, इससे वह उन लोगों से व्यापार करने से बच जाएंगे जो भुगतान के संबंध में खरे नहीं है। ठीक है, यानी कि जो लोग पेमेंट देने में आनाकानी करते हैं और समय पर भुगतान नहीं करते हैं। फैक्टर वित्त विपणन आदि के क्षेत्र में भी
उपयुक्त सलाह सेवाएं प्रदान करते हैं। फैक्टर अपनी सेवाओं के बदले फीस लेते हैं, ठीक है, जो सेवाएं दे रहे हैं उनके बदले जो धनराशि वो लेते हैं उसे फीस कहते हैं। फैक्टरिंग की सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के फलस्वरूप भारतीय वित्त के क्षेत्र में 90 के शुरुआती दशक में प्रारंभ हुई। फैक्टरिंग की सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों में भारतीय स्टेट बैंक, आढ़तिय तथा वाणिज्य सेवा लिमिटेड, कैन बैंक, फैक्टर्स लिमिटेड, फॉरमोस्ट फैक्टर लिमिटेड एवं इनके अतिरिक्त कई गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां तथा अन्य दूसरी एजेंसियां फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे इनके गुणों के बारे में। वित्तीय स्रोत के रूप में फैक्टरिंग के निम्न लाभ हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं। फैक्टरिंग के द्वारा कोष जुटाना बैंक जैसे वित्तीयन के अन्य माध्यमों से सस्ता है। ठीक है, मतलब बैंक के माध्यम से धन जुटाना थोड़ा जो है वो वित्तीयन के माध्यम के हिसाब से, यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से तुलना की जा रही है फैक्टरिंग और बैंक की। जैसे बैंक में अधिक ब्याज लगता है ना, तो उसके मुकाबले फैक्टरिंग के द्वारा कोष जुटाना सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है फैक्टरिंग के माध्यम से रोकड़ प्रवाह बढ़ने से ग्राहक अपनी देयताओं के देय होने पर तुरंत भुगतान कर सकता है। ठीक है, फैक्टरिंग धन का लचीला स्रोत है एवं उधार विक्रय से रोकड़ प्रवाह के एक निश्चित स्वरूप को सुनिश्चित करता है। एक ऐसी लेनदारी जिसे शायद फर्म अन्यथा वसूल ना कर पाए, यह उसे सुरक्षित करता है। ठीक है, यह फर्म की संपत्ति पर कोई भार नहीं पैदा करता है। चूंकि फैक्टर शाख नियंत्रण का पूरा दायित्व अपने कंधों पर ले लेता है, इसलिए ग्राहक व्यवसाय के दूसरे संचालन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है, अब जिसके गुण होते हैं दोस्तों उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी सीमाओं के बारे में। वित्त के स्रोत के रूप में फैक्टरिंग की निम्न सीमाएं हैं। सबसे पहली है, जब बीचक छोटी राशि के हों एवं बड़ी संख्या में हों तो यह स्रोत खर्चीला हो जाता है। ठीक है, फैक्टर फर्म अग्रिम वित्त सामान्यतः ब्याज की प्रचलित दर की तुलना में ऊंची दर से उपलब्ध कराती है ना, यानी कि जो प्रचलित ब्याज दर चल रही है उससे ऊंची मात्रा में ये ब्याज दर इनकी होती है। ठीक है, फैक्टर ग्राहक के लिए तीसरा पक्ष होता है। संभव है कि वे इससे व्यवहार करने में सहजता अनुभव ना करें, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो है लीज वित्तीयन। अब ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लीज एक अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष अर्थात संपत्ति का स्वामी दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले में संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है। दूसरे शब्दों में यह संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए किराए पर देना है। संपत्ति का स्वामी पट्टाकार कहलाता है, जबकि संपत्ति का उपयोगकर्ता पट्टाधारी कहलाता है। ठीक है, पट्टाधारी पट्टाकार को संपत्ति के उपयोग के बदले में निश्चित आवधिक राशि का भुगतान करता है। ठीक है, जिसे पट्टा किराया कहते हैं। लीज की व्यवस्था के नियमन के लिए शर्तें लीज अथवा पट्टा अनुबंध में दी जाती हैं। लीज अथवा पट्टे की अवधि के अंत में संपत्ति पट्टाकार के पास वापस चली जाती है। ठीक है, यानी कि आपने जितने टाइम के लिए किसी से पट्टे पे या लीज पे कोई सामान लिया है तो आप उसको धन देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका समय समाप्त हो जाता है तो वह संपत्ति जो मेन मालिक है उसके पास चली जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किराए पे घर लेते हैं या कोई कमरा लेते हैं रहने के लिए। ठीक है, आगे आप कहते हैं कि फर्म के आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार का वित्तीयन ऐसी संपत्तियों के क्रय करने के लिए अधिक प्रचलित है जो तीव्रता से बदलते तकनीकी विकास के कारण शीघ्र ही अप्रचलित हो जाती है, जैसे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि, है ना, क्योंकि इसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं। पट्टे पर लेने का निर्णय लेने से पहले संपत्ति को पट्टे पर क्रय करने अथवा उस संपत्ति को ही क्रय करने के लिए मध्य तुलना करना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आप कोई चीज अगर पट्टे पर ले रहे हैं या लीज पर ले रहे हैं तो आपको उसका मूल्य भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और अगर आप उसको नया खरीदते हैं तो आपको कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, दोनों में अंतर का निर्धारण करना भी बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि वो वस्तु आपको नई खरीदने पर ही लाभ हो जाए पट्टे पे लेने के मुकाबले। ठीक है, अब हम जानेंगे लीज वित्तीयन के महत्वपूर्ण लाभ कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, इसके कारण पट्टा धारक को कम निवेश कर संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, सरल प्रलेखीकरण के माध्यम से संपत्तियों का वित्तीयन आसान हो जाता है। पट्टा धारक द्वारा भुगतान किया गया लीज किराया कर योग्य लाभ की गणना करने के लिए घटाया जाता है। इसके द्वारा वित्त लेने पर स्वामित्व अथवा व्यवसाय पर नियंत्रण कम नहीं होता है। लीज समझौते से व्यावसायिक इकाई की ऋण लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पट्टाकार ही
अप्रचलन के जोखिम को वहन करता है। इससे पट्टा धारक को संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए अधिक अवसर मिल जाते हैं। ठीक है, अब जिसके गुण होते हैं उनकी सीमाएं भी होती हैं। तो अब देखते हैं हम लीज वित्तीयन की निम्न सीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं? लीज के व्यवस्था संपत्ति के उपयोग पर कई प्रकार की रोक लगाती है। ठीक है, उदाहरणार्थ पट्टाधारक को संपत्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा उसमें संशोधन की अनुमति नहीं देना। ठीक है, पट्टे का नवीनीकरण न होने पर सामान्य व्यवसाय संचालन प्रभावित हो सकता है। उपकरण यदि अनुपयोगी है एवं पट्टाधारी लीज अनुबंध को इसकी निर्धारित अवधि से पूर्व ही समाप्त करना चाहता है तो इसके लिए ऊंची राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। ठीक है, पट्टाधारक संपत्ति का कभी भी स्वामी नहीं बन सकता, उसे इसका अवशेष मूल्य भी नहीं मिलता। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सार्वजनिक जमा। ये क्या होता है? जब संगठन सीधे जनता से धन जमा करते हैं तो इसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है। सार्वजनिक जमा पर साधारणतः बैंक जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से ऊंचे दर पर ब्याज दिया जाता है। जो भी व्यक्ति किसी संगठन में राशि जमा करना चाहता है तो उसे इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। ठीक है, संगठन इसके बदले में ऋण के प्रमाण स्वरूप जमा प्राप्ति की रसीद देता है। सार्वजनिक जमा व्यवसाय की मध्य एवं लघु अवधि दोनों वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है। सार्वजनिक जमा जमाकर्ता एवं संगठन दोनों के लिए उपयुक्त रहता है। जबकि जमाकर्ताओं को बैंक से अधिक दर से ब्याज मिलता है तो कंपनियों के लिए जमा की लागत बैंकों से ऋण लेने की लागत से कम होती है। कंपनियां साधारणतः 3 वर्ष के लिए सार्वजनिक जमा को आमंत्रित करती हैं। ठीक है, सार्वजनिक जमा की स्वीकृति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। सार्वजनिक जमा के निम्न लाभ हैं। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। जमा प्राप्ति की प्रक्रिया सरल है एवं किसी प्रकार की प्रतिबंधन शर्तें नहीं होती जैसी कि साधारणतः ऋण अनुबंधों में होती है। ठीक है, यानी कि ऋण लेने के मुकाबले यह अत्यंत सरल है। सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋणों की लागत से कम होता है। ठीक है, सार्वजनिक जमा आमतौर पर कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार नहीं है। परिसंपत्तियों का अन्य स्रोतों से ऋण जुटाने के लिए जमानत के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। जमाकर्ताओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता, इसलिए कंपनी पर नियंत्रण प्रभावित नहीं होता। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी सीमाओं के बारे में। सार्वजनिक जमा की प्रमुख सीमाएं निम्न हैं। नई कंपनियों के लिए सार्वजनिक जमा के द्वारा कोष जुटाना कठिन होता है ना, लोगों का, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं होता। यह वित्तीय प्रबंधन का विश्वास योग्य स्रोत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जब कंपनी को धन की आवश्यकता हो तब जनता सहयोग ही ना करे। अगला पॉइंट हमारा कहता है सार्वजनिक जमा को जुटाना कठिन होता है, विशेषतः तब जब जमा की राशि बड़ी मात्रा में हो। अगला टॉपिक आता है हमारा वाणिज्यिक पत्र। अल्प अवधि के वित्त के स्रोत के रूप में वाणिज्यिक पत्रों का प्रादुर्भाव 90 के दशक के प्रारंभ में हुआ था। ठीक है, वाणिज्यिक पत्र किसी फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने के लिए एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है। यह अवधि 90 दिन से 364 दिन तक की हो सकती है। ठीक है, कब से? 90 दिन से लेकर 364 दिन तक। इसे एक फर्म दूसरी फर्म को, बीमा कंपनी को, पेंशन कोष एवं बैंक को जारी करती है। ठीक है, क्योंकि यह पूर्ण असुरक्षित होता है। अच्छी शाख वाली फर्में ही वाणिज्यिक पत्र को जारी कर सकती हैं ना, जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी होती है। इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में आता है। वाणिज्यिक पत्रों के लाभ एवं उनकी सीमाएं नीचे दी गई हैं। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं अब लाभ को। वाणिज्यिक पत्र को बिना किसी जमानत के बेचा जाता है तथा इस पर किसी प्रकार की प्रतिबंधित शर्तें नहीं होती। चूंकि यह एक स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय विलेख होता है, इसलिए इसकी तरलता अधिक होती है। अन्य स्रोतों की तुलना में इससे अधिक कोष जुटाए जा सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाली फर्म के लिए इसे जारी करने की लागत वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने पर आने वाली लागत से कम होती है। वाणिज्यिक पत्र से कोषों की प्राप्ति अबाध गति से प्राप्त होती है, क्योंकि इसके भुगतान को जारीकर्ता फर्म की आवश्यकता अनुसार ढाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त परिपक्व हो रहे वाणिज्यिक पत्र का भुगतान नए वाणिज्यिक पत्र को बेचकर किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? कंपनियां अपने अतिरिक्त कोष को वाणिज्यिक पत्र में लगाकर अच्छा प्रतिफल प्राप्त
कर सकती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे इसकी सीमाओं के बारे में। सबसे पहले क्या है, वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति एवं उच्च कोटि वाली फर्में ही धन जुटा सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो छोटी फर्में हैं उनको इससे कोई खास लाभ नहीं होता है, एवं सामान्य कोटि की फर्में इस पद्धति से धन एकत्रित नहीं कर सकती। वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जो राशि जुटाई जा सकती है वह किसी भी एक समय पर आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध अतिरिक्त रोकड़ तक सीमित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, देखते हैं। वाणिज्यिक पत्र वित्तीयन का एक अव्यक्तिगत साधन होता है। यदि फर्म वित्तीय कठिनाइयों के कारण वाणिज्यिक पत्र का शोधन नहीं कर पाती तो वाणिज्यिक पत्र की भुगतान तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अंशों का निर्गमन। क्या कहता है ये, चलिए देखते हैं। अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी अंश पूंजी कहलाती है। ठीक है, यानी कि अंशों का जो निर्गमन किया गया उससे जो पूंजी प्राप्त हुई उसे हम क्या कह रहे हैं, अंश पूंजी। एक कंपनी की पूंजी छोटे छोटे यूनिटों में विभक्त होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। उदाहरण देखते हैं क्या कहता है, एक कंपनी 10 रुपए वाले 1 लाख अंशों का निर्गमन करती है। ठीक है, तो कितने की पूंजी हो गई, 10 लाख रुपए की पूंजी के लिए कर सकती है। अंशों के धारक अंशधारी कहलाते हैं, यानी जिन्होंने अंश खरीदे हैं वो क्या कहलाएंगे, अंशधारी। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, जो कंपनी द्वारा निर्गमित होते हैं, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश। समता अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी समतांश पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी पूर्वाधिकारी अंश पूंजी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं समतांश के बारे में। अंशों का निर्गमन किसी कंपनी द्वारा दीर्घ अवधि पूंजी जुटाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सी अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए। समतांश कंपनी के स्वामीगत पूंजी होती है। ठीक है, इसलिए इन अंशों के माध्यम से जुटाई गई पूंजी को स्वामीगत पूंजी अथवा स्वामी के कोष भी कहते हैं। यानी कि समता अंश से जो पूंजी प्राप्त हो रही है वो क्या है, बेसिकली स्वामीगत पूंजी या फिर स्वामी का कोष भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, समता अंश पूंजी कंपनी के निर्माण के पूर्व अपेक्षित होती है। समता अंश धारकों को निश्चित लाभांश नहीं मिलता बल्कि उन्हें कंपनी की आय के आधार पर भुगतान किया जाता है। इन्हें अवशिष्ट स्वामी की संज्ञा दी गई है क्योंकि इन्हें कंपनी की आय एवं संपत्तियों के विरुद्ध अन्य सभी दावों का भुगतान करने के पश्चात की बचत प्राप्त होती है। ठीक है, इन्हें स्वामित्व का पुरस्कार मिलता है तो ये इसका जोखिम भी वहन करते हैं। हालांकि उनका दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित रहता है। इसके साथ ही अपने वोट देने के अधिकार के माध्यम से इन अंशधारकों को कंपनी के प्रबंध में भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके गुणों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, समता अंश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अधिक आय के लिए जोखिम उठाने के लिए तत्पर होते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, समता अंश धारकों को लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसका कंपनी पर कोई भार नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, समता अंश स्थायी होते हैं क्योंकि इसको केवल कंपनी के समापन पर ही लौटाया जाता है। ठीक है, उससे पहले नहीं लौटाया जाता। चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा, समता पूंजी कंपनी की साख बनाती है एवं संभावित ऋणदाताओं में विश्वास पैदा करती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, कंपनी की संपत्तियों पर किसी प्रकार के प्रभार के बिना भी समता अंशों के माध्यम से कोष जुटाए जा सकते हैं। ठीक है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने के लिए कंपनी की संपत्तियों को गिरवी रखा जा सकता है। समता अंशों के मताधिकार के कारण कंपनी के प्रबंध पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण रहता है। अब हम देखते हैं इनकी सीमाओं के बारे में। सीमाएं क्या कहती हैं, जो निवेशक नियमित आय चाहते हैं वे समता अंशों को प्राथमिकता नहीं देते क्योंकि इन पर प्रतिफल में परिवर्तन होता रहता है। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, समता अंशों पर लागत अन्य स्रोतों से कोष एकत्रित करने पर किए गए व्यय से अधिक होती है। तीसरा पॉइंट कहता है हमारा, अतिरिक्त समता अंशों का निर्गमन वर्तमान अंशधारकों की मताधिकार शक्ति एवं आय को कम करती है। अगला पॉइंट कहता है हमारा, समता अंशों के माध्यम से कोष एकत्रित करने में अधिक औपचारिकताओं को पूरा करने में प्रक्रियात्मक देरी होती है। इसके बाद हम अब देखेंगे अंश के दूसरे भाग को जिसको हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाई गई पूंजी को पूर्वाधिकारी अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों की समता अंशधारियों की तुलना में 2 ही क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त होती है। ठीक है,
कंपनी के शुद्ध लाभ में से समतांश धारकों के लिए लाभांश घोषित करने से पूर्व स्थिर दर से लाभांश प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा, समापन के समय कंपनी के लेनदारों के दावों का भुगतान करने के पश्चात पूंजी की वापसी। दूसरे शब्दों में पूर्वाधिकार अंश धारकों को समतांश धारकों की तुलना में लाभांश तथा पूंजी की वापसी के लिए प्राथमिकता प्राप्त होती है। पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्रों के अनुरूप होते हैं क्योंकि लाभांश का भुगतान निदेशकों के विवेक पर निर्भर करता है एवं टैक्स काटकर लाभ में से किया जाता है। इस कारण से यह समता अंशों से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार से पूर्वाधिकार अंशों में कुछ विशेषताएं समता अंश एवं ऋण पत्र दोनों की होती हैं। पूर्वाधिकार अंशों को साधारणतः मताधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। एक कंपनी विभिन्न प्रकार के पूर्वाधिकार अंश जारी कर सकती है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं जो पूर्वाधिकार अंश हैं उसमें समता अंश, ठीक है, और ऋण पत्र दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, और जो पूर्वाधिकार अंश को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं उनको मताधिकार प्राप्त नहीं होता, जबकि जो समता अंश वाले होते हैं उनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स 1 देखने की बात हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स 1। बॉक्स 1 आ गया है हमारा यहाँ पे, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है, संचयी एवं असंचयी। जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का किसी वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता है और अदत्त लाभांश भविष्य के वर्षों के लिए जुड़ता जाता है उन्हें संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप संचय से ही अर्थ समझ सकते हैं कि संचय का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लाभ को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी ओर असंचयी, असंचयी जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, यानी कि असंचयी पूर्वाधिकार अंशों पर यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता तो यह आगामी वर्षों के लिए जुड़ता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, भागीदारी एवं अभागीदारी। जिन पूर्वाधिकार अंशों को क्षमता अंश धारकों को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करने के पश्चात कंपनी के अधिक लाभ में भागीदार का अधिकार होता है उन्हें भागीदारी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, इसमें अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है भागीदारी में। अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनको कंपनी के लाभों में इस प्रकार की भागीदारी का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय। ठीक है, जिन पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित समय में समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरी ओर गैर परिवर्तनीय अंश समता अंशों में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी कि एक पूर्वाधिकार अंश जो है जिनको हम समता अंश में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे, गैर परिवर्तनीय अंश। ठीक है, तो बॉक्स पढ़ने के बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं पूर्वाधिकार अंशों के गुणों के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहते हैं, पूर्वाधिकार अंशों पर स्थिर दर से प्रतिफल के कारण नियमित आय होती है तथा निवेश भी सुरक्षित रहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पूर्वाधिकार अंश उन निवेशकों के लिए बहुत उपयुक्त रहता है जो स्थिर दर से प्रतिफल चाहते हैं तथा कम जोखिम उठाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है, जैसा कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता अतः वे समता अंशधारियों के प्रबंध में नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, पूर्वाधिकार अंशधारियों का निश्चित लाभांश होने के कारण कंपनी अच्छे समय में कंपनी समता अंशधारकों को ऊंची दर से लाभांश दे सकती है। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों की तुलना में पूंजी की वापसी के लिए पूर्वाधिकार होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा कहता है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी का कंपनी की संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे सीमाओं के बारे में। तो सबसे पहले क्या कहता है, पूर्वाधिकार अंश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के कारण कंपनी की संपत्तियों पर समता अंशधारकों का दावा कम हो जाता है। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर ऋण पत्रों पर ब्याज की दर से अधिक होती है। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, फिर इन अंशों पर उसी स्थिति में लाभांश का भुगतान किया जाता है जब कंपनी लाभ कमा रही हो, इसलिए निवेशकों को प्रतिफल सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, अतः इन अंशों के प्रति निवेशकों का आकर्षण कम होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, लाभांश को व्यय के रूप में लाभ में से नहीं घटाया जाता, इसलिए कोई कर की बचत कंपनी को नहीं होती है जैसा कि ऋण पत्रों पर ब्याज में होता है। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों,
ऋण पत्र। ठीक है, ऋण पत्र दीर्घ अवधि ऋणगत पूंजी एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण विलेख है। ठीक है, एक कंपनी ऋण पत्र जारी कर कोष जुटा सकती है, यानी कि ये भी पैसे इकट्ठा करने के लिए होता है, जिन पर स्थिर दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, जैसे बैंक ब्याज देता है हमें। कंपनी द्वारा जारी ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए एक निश्चित राशि के ऋण की स्वीकृति है, जिसको भविष्य में भुगतान का यह वचन देती है। ठीक है, कि आज उधार लिया है, कल पैसे चुका दिए जाएंगे। ऋण पत्रधारी इसलिए कंपनी के लेनदार होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उन्हें एक समय पर पैसे वापस मिल जाएंगे और ब्याज तो मिल ही रहा है। ऋण पत्र धारकों को एक निश्चित ब्याज की राशि एवं एक निश्चित अंतराल जैसे 6 महीने अथवा 1 वर्ष पर भुगतान किया जाता है। ठीक है, ऋण पत्रों का सार्वजनिक निर्गमन के लिए CRISIL यानी कि भारतीय साख स्तर निर्धारण एवं सूचना सेवाएं लिमिटेड जैसी साख निर्धारण एजेंसी द्वारा जारी यानी कि इशू की साख का स्तरीयकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जिन पक्षों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं कंपनी के विकास का लेखा जोखा, इसकी लाभप्रदता, ऋण चुकाने की क्षमता, साख एवं ऋण देने में निहित जोखिम। कंपनी विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। शून्य ब्याज ऋण पत्र, जिन पर स्पष्टतः कोई ब्याज नहीं लगता, हाल के वर्षों में काफी प्रचलित हुए हैं। ऋण पत्र के अंकित मूल्य एवं इसके क्रय मूल्य का अंतर निवेशक की आय है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बॉक्स दिया गया है। ठीक है, बॉक्स 2, इसमें क्या बताया गया है? ऋण पत्रों के प्रकार। तो सबसे पहले क्या है? सुरक्षित एवं असुरक्षित। सुरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों को बंधक रखकर उन पर ऋण भार डालते हैं। ठीक है, और असुरक्षित ऋण पत्रों को कंपनी की परिसंपत्तियों पर ना तो कोई ऋण भार होता है और ना ही वह प्रतिभूति होती है। ठीक है, अगला टाइप क्या है फिर इसका? पंजीकृत एवं वाहक। पंजीकृत ऋण पत्र वे होते हैं जिनका कंपनी के रजिस्ट्रार में लेखा जोखा होता है। इन्हें केवल नियमित हस्तांतरण विलेख द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है ना, यानी कि एक प्रॉपर प्रोसेस है। इसके विपरीत जिन ऋण पत्रों को सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरण हो सकता है उन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली ये कम सेफ होते हैं। अगला क्या कहता है? परिवर्तनीय एवं गैर परिवर्तनीय। परिवर्तनीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र होते हैं जिन्हें एक निर्धारित अवधि की समाप्ति पर समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिन्हें समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो ऋण पत्र ही रहेंगे। अगला टाइप क्या कहता है? प्रथम एवं द्वितीय। जिन ऋण पत्रों का भुगतान दूसरे ऋण पत्रों से पहले होता है उन्हें प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। द्वितीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के पश्चात किया जाता है। ठीक है, तो बॉक्स के बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऋण पत्रों के गुणों के बारे में। कम जोखिम एवं स्थिर आय के लिए निवेशकों की पहली पसंद है। ऋण पत्र स्थिर प्रभाव कोष होते हैं एवं यह कंपनी के लाभ में भागीदार नहीं होते। ऋण पत्रों का निर्गमन उस स्थिति में उपयुक्त रहता है जब बिक्री एवं आय स्थिर होती है ना, यानी कि आप लॉस वगैरह आपको ज्यादा नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट क्या कहता है? चूंकि ऋण पत्रों के साथ मताधिकार नहीं होता इसलिए इनके माध्यम से वित्तीयन के समता अंश धारकों का प्रबंध पर नियंत्रण कम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? पूर्वाधिकार अंशों अथवा समता पूंजी की तुलना में ऋण पत्रों के माध्यम से वित्तीयन कम खर्चीला होता है, क्योंकि ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वह कर निर्धारण के लिए आय में से घटाया जाता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं दोस्तों ऋण पत्रों की सीमाएं। ठीक है, ऋण पत्र चूंकि स्थिर भार विलेख होते हैं इसलिए इनका कंपनी की आय पर स्थिर भार बना रहता है। जब कंपनी की आय घटती बढ़ती है तो जोखिम अधिक होता है। अगला पॉइंट कहता है हमारा, यदि ऋण पत्र सौदे हैं तो वित्तीय कठिनाई की अवधि के समय भी कंपनी को निर्धारित तिथि तक उनके भुगतान के लिए प्रावधान करना होता है ना, यानी कि जो समय सीमा है उस पर आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक कंपनी की निश्चित ऋण लेने की क्षमता होती है ना, एक ऋण लेने की क्षमता होती है, ये नहीं कि आप कितना भी ऋण ले लो। ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी की ओर आगे ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है ना, यानी कि आप जैसे जैसे ऋण पत्र निर्गमित करोगे आपकी ऋण लेने की क्षमता जो है वो कम होती जाएगी। अब अगला टॉपिक आता है हमारा वाणिज्यिक बैंक। इसके बारे में जान लेते हैं। वित्तीय स्रोत के रूप में वाणिज्यिक बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह विभिन्न उद्देश्यों एवं पृथक समय अवधि के लिए
धन प्रदान करते हैं। बैंक हर प्रकार की फर्मों को तथा अनेकों ढंगों से ऋण देते हैं, जैसे नगद, साख, अधिविकर्ष, आवधिक ऋण, विपत्रों का क्रय भुनाना एवं साख पत्र जारी करना। बैंकों द्वारा जो ब्याज लिया जाता है वह कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे फर्म की विशेषताएं एवं अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का स्तर। ऋण हो या तो इकट्ठा चुकाया जाता है या फिर किस्तों में। बैंक शाख कोषों का स्थायी स्रोत नहीं है। यद्यपि बैंकों ने दीर्घ अवधि के ऋण देने प्रारंभ कर दिए हैं, तथापि बैंक ऋणों को मध्य अवधि एवं अल्प अवधि के लिए ही प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देना स्वीकार करने से पहले ऋण मांगने वाले को जमानत देनी होती है या फिर संपत्ति पर ऋण भार डालना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके गुण के बारे में। वाणिज्यिक बैंक से कोष जुटाने के निम्न लाभ हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा व्यवसाय में जब भी धन की आवश्यकता होती है, बैंक धन उपलब्ध कराकर समय अनुकूल सहायता करते हैं। दूसरा आता है हमारा, बैंकों को उधार लेने वाले द्वारा दी जाने वाली जानकारी को गुप्त रखा जाता है, इसलिए व्यवसाय की गोपनीयता बनी रहती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, बैंकों से ऋण लेने के लिए विवरण पत्र एवं अभिगोपन आदि का निर्गमन नहीं किया जाता, अतः ये एक सुगम प्रणाली है। चौथा पॉइंट आता है हमारा, व्यवसाय के आवश्यकता अनुसार ऋण की राशि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यदि वित्त व्यवस्था ठीक है तो ऋण को समय से पूर्व लौटाया भी जा सकता है, अतः यह एक वित्त प्रबंधन का लचीला स्रोत है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी सीमाओं के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, सामान्यतः कोष छोटी अवधि के लिए ही उपलब्ध होते हैं। इनकी अवधि को बढ़ाना या फिर इनका नवीनीकरण अनिश्चित एवं कठिन होता है। ठीक है, यानी कि जो इनका टाइम होता है वो कम होता है और इनको जब आप बड़ा करना चाहते हो तो काफी टफ हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि कहता है बैंक कंपनी के कार्य कलापों एवं वित्तीय ढांचे आदि की विस्तार से जांच पड़ताल करते हैं तथा परिसंपत्तियों की जमानत एवं व्यक्तिगत जमानत की मांग भी करते हैं। इससे धन प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल हो जाती है। ठीक है भाई, जब बैंक आपको पैसा दे रहा है तो वो आपकी जांच पड़ताल करेगा कि भविष्य में आप उसके पैसे लौटाने के लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है, कुछ मामलों में बैंक ऋण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कठिन शर्तें लगा देते हैं, जैसे बंधक रखे गए माल की बिक्री पर रोक लगाना। ठीक है, इससे व्यवसाय के सामान्य संचालन में कठिनाई आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बॉक्स 3, विशिष्ट वित्तीय संस्थान। ठीक है, पहला इसमें क्या कहता है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI, इसकी स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत जुलाई 1948 में एक संवैधानिक निगम के रूप में हुई थी। ठीक है, इसके उद्देश्यों में संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता प्रदान करना एवं अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नए उद्यमों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। ठीक है, अब दूसरा विशिष्ट वित्तीय संस्थान देखते हैं, जो कि है राज्य वित्त निगम यानी कि SFC। राज्य वित्त निगम प्राधिनियम 1951 ने राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में उन औद्योगिक इकाइयों को मध्य एवं अल्प अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराने के अधिकार दिए हैं, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्र से बाहर थे। इसका कार्यक्षेत्र भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यक्षेत्र से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसके कार्यक्षेत्र में न केवल सार्वजनिक कंपनियां बल्कि निजी कंपनियां, साझेदारी फर्में एवं एकल स्वामित्व इकाइयां भी आती हैं। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, ठीक है, ICICI, इसकी स्थापना 1955 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हुई थी। ICICI केवल निजी क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करती है। इस निगम ने देश के अंदर विदेशी पूंजी के भाग लेने को भी प्रोत्साहित किया है। ठीक है, चौथा क्या है हमारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI। इसकी स्थापना औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अंतर्गत 1964 में की गई थी। इसका उद्देश्य अन्य वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना था, जिनमें वाणिज्यिक बैंक भी सम्मिलित हैं। यह बैंक 3 प्रकार के कार्य करता है: अन्य वित्तीय संस्थानों को सहायता देना, औद्योगिक इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करना एवं वित्तीय तकनीकी सेवाओं का प्रवर्तन एवं समन्वय स्थापित करना। पांचवा है हमारा राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि SIDC। बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने अपने
राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की है। राज्य औद्योगिक विकास निगम SIDCs के उद्देश्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। ठीक है। छठा पॉइंट है हमारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के अंतर्गत 1964 में की गई थी। UTI का मूल उद्देश्य जनता की बचत को गति प्रदान करना एवं उनको उत्पादक उपक्रमों में दिशा प्रदान करना है। इसके लिए यह औद्योगिक इकाइयों को सीधे सहायता देता है, उनके शेयर एवं डिबेंचरों में निवेश करता है एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भागीदारी करता है। ठीक है। सातवां पॉइंट अब आता है हमारा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। प्रारंभ में इसकी स्थापना जर्जर इकाइयों के पुनर्वास के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में की गई थी एवं इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भी कहते थे। 1985 में इसका पुनर्गठन कर इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक कर दिया गया तथा 1997 में इसका नाम फिर से बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया। बैंक बीमार इकाइयों को उनकी शेयर पूंजी के पुनर्गठन, प्रबंध प्रणाली में सुधार एवं आसान शर्तों पर वित्त की व्यवस्था में सहायता प्रदान करता है। आठवां आता है अब हमारे यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना, LIC, जिसका ऐड भी आपने टीवी में देखा भी होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इसकी स्थापना 1956 में LIC अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1956 में तत्कालीन 245 बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात की गई थी। ठीक है। यह बीमा प्रीमियम के रूप में जनता की बचत को गतिमान बनाती है तथा सीधे ऋण, शेयर एवं डिबेंचरों के अभिगोपन एवं उनके क्रय के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराती है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वित्तीय संस्थान। सरकार ने देश भर में व्यावसायिक संगठनों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए कई वित्तीय संसाधनों की स्थापना की है। ठीक है। जिसके बारे में हम अभी बॉक्स 5 में देखेंगे। इनको केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों ने स्थापित किया है। ये स्वामिगत पूंजी एवं ऋणगत पूंजी दोनों लंबी अवधि एवं मध्य अवधि के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। तथा वाणिज्यिक बैंक आदि परंपरागत वित्तीय एजेंसियों के पूरक होते हैं। चूंकि इन संस्थानों का उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास का संवर्धन है, इसलिए इन्हें विकास बैंक कहा जाता है। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ये संस्थान बाजार का सर्वेक्षण तथा उद्यम संचालकों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं वित्तीय संस्थानों के गुण के बारे में। ठीक है। तो क्या कहता है, सबसे पहले वित्तीय संस्थान दीर्घ अवधि वित्त उपलब्ध कराते हैं जिन्हें वाणिज्यिक बैंक नहीं देते हैं। वित्तीयन का यह स्रोत उस समय उपयुक्त रहता है जब व्यवसाय के विस्तार, पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के लिए बड़ी धनराशि की लंबी अवधि के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अब हमारा यहाँ पे आता है कोष उपलब्ध कराने के साथ ये संस्थान फर्मों को वित्तीय प्रबंध संबंधी एवं तकनीकी सलाह भी देते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने से कंपनी की पूंजी बाजार में साख बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप कंपनी अन्य स्रोतों से भी सरलता से कोष जुटा सकती है। अगला पॉइंट कहता है हमारा ऋण का भुगतान सरल किस्तों में किया जा सकता है, इसलिए व्यवसाय पर भार स्वरूप नहीं लगता। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है हमारा मंदी के समय भी कोष उपलब्ध कराए जाते हैं जबकि वित्त के दूसरे स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसकी सीमाओं के बारे में। सबसे पहली सीमा यहाँ पे हमारी वित्तीय संस्थानों से ऋण देने के लिए कड़े मानदंड होते हैं। अनेक औपचारिकताओं के कारण प्रक्रिया बहुत समय लेती है तथा खर्चीली होती है। वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण लेने वाली कंपनी पर कुछ प्रतिबंध लगाती है, जैसे लाभांश के भुगतान पर रोक। अगला पॉइंट कहता है हमारा वित्तीय संस्थान अपनी ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, जिससे कंपनी के अधिकारों पर अंकुश लग जाता है ना। भाई जब वित्तीय संस्थान ने अपना ही कोई बंदा कंपनी में बिठा दिया तो वो उतनी फ्रीडम से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीयन। उपरोक्त स्रोतों के अतिरिक्त संगठनों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोष जुटाने के विभिन्न ढंग हैं। अर्थव्यवस्था में खुलेपन एवं व्यावसायिक संगठनों के कार्य प्रचलन के वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियां विश्व पूंजी बाजार में कोष जुटा सकती हैं। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोत जिनसे कोष पैदा किए जा सकते हैं वे निम्न हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा वाणिज्यिक बैंक। ठीक है। पूरे विश्व में वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देते हैं।
यह गैर व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बैंक द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋण एवं सेवाएं अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड भारतीय उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा ऋण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय के वित्तयन के लिए पिछले वर्षों में अनेकों अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं विकास बैंक सामने आए हैं। यह विश्व के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घ अवधि एवं मध्य अवधि ऋण एवं अनुदान देते हैं। इनकी स्थापना विभिन्न आयोजनों को धन देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के विकसित देशों की सरकारों ने की थी। इनमें से कुछ प्रसिद्ध संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, एग्जिम बैंक एवं एशियन विकास बैंक। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार। आधुनिक संगठन जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सम्मिलित हैं, रुपयों एवं विदेशी करेंसी में काफी बड़ी मात्रा में ऋण पर निर्भर करते हैं। इसके लिए जिन प्रमुख वित्तीय विलेखों का प्रयोग किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद यानी कि GDR, कंपनी के स्थानीय करेंसी शेयर जमा बैंक को सौंप दिए जाते हैं। जमा बैंक इन शेयरों के बदले जमा रसीद जारी करते हैं। ठीक है, जो उनमें जमा किया गया उन शेयरों के बदले फिर वो उनको एक स्लिप दे देते हैं। ठीक है, इन जमा रसीदों को अमेरिकी डॉलरों में अंकित करने पर यह अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब आप उसे अमेरिकी डॉलरों में अंकित कर देते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद बन जाती है। ठीक है, GDR विनिमय साध्य विलेख होते हैं तथा अन्य प्रतिभूतियों के समान स्वतंत्र रूप से इनमें व्यापार किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में GDR किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी करेंसी में कोष एकत्रित करने के लिए विदेशों में जारी विलेख हैं। ठीक है, यानी कि आपको पैसे यहाँ इस देश में चाहिए लेकिन आपने जो विलेख जारी किए हैं वो दूसरे देश में जारी किए हैं धन को एकत्रित करने के लिए, जिनका किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन कराया गया है एवं उसमें इसका क्रय विक्रय होता है। GDR धारक इसे कभी भी उतने शेयरों में परिवर्तित कर सकता है जितने का यह प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उक्त धारकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती फर्म में। वे केवल लाभांश एवं पूंजी में वृद्धि के ही अधिकारी होते हैं। कई भारतीय कंपनियों जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो एवं ICICI ने GDR जारी कर धन एकत्रित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया है बॉक्स नंबर 4, चलिए इसको देख लेते हैं। अंतर्निगम निवेश यानी कि ICD। अंतर्निगम निवेश एक प्रकार की असुरक्षित लघु अवधि जमा राशि है जिन्हें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में निवेश करती है। अंतर्निगम निवेश वृहत निगमों के लिए लघु अवधि नगद प्रबंधन का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रूपरेखा के अनुसार ICD में न्यूनतम 7 दिनों की अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है और निवेश की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अंतर निगम निवेश 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है हमारा 3 माह का निवेश है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो कितने का है, ये है 6 मास का निवेश। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मांग यानी कि कॉल निवेश, इसमें मांग की जाती है। अगला आता है हमारा, फिर क्या कह रहे हैं आगे, इसमें अंतर्निगम निवेश पर ब्याज दर स्थायी एवं अस्थायी हो सकते हैं, है ना, या तो फिक्स होगा या फिर फिक्स नहीं होगा। इन निवेश पत्रों पर दी गई ब्याज दर सामान्यतः बैंक ब्याज दर से अधिक होती है। इस प्रकार निवेश को आमतौर पर उधार लेने वाली कंपनी स्वयं की लघु अवधि निधि में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार का निवेश फर्म कब करती है, जब उसे लघु समय के लिए आवश्यकता होती है निधि की। ठीक है, क्योंकि इसका जो ब्याज दर है वो बैंक से अधिक होता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था। हम पढ़ रहे थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, जिसमें हमने GDR पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ADR के बारे में, यानी कि दूसरा पॉइंट जो है हमारा अमेरिकन जमा रसीद यानी कि ADRs। अमेरिका में किसी कंपनी द्वारा जारी जमा रसीद को अमेरिकी जमा रसीद कहते हैं। ADR अमेरिका के बाजारों में निर्मित प्रतिभूतियों के समान खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है, यह GDR के समान ही होते हैं। अंतर केवल इतना है कि ये केवल अमेरिका के नागरिकों को ही जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, ADR किसे जारी होगा, खाली अमेरिका के नागरिकों को, तथा अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही इनका सूचीयन एवं क्रय विक्रय किया जा सकता है।
ठीक है। तो एडीआर इस तरीके से जीडीआर से डिफरेंट होता है। वैसे पूरी तरीके से सेम है, लेकिन बस इसकी कंडीशन क्या है कि ये खाली अमेरिका के नागरिकों को ही दिया जा सकता है और अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही ये चलेगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा भारतीय न्यासी रसीद यानी कि आईडीआर। भारतीय न्यासी रसीद भारतीय करेंसी से पारित किया गया एक वित्तीय प्रपत्र है। इस प्रपत्र के माध्यम से विदेशी कंपनियों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप बाहर के जो लोग हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, उनको अपने देश में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। न्यासी रसीद यानी कि आईडीआर वैश्विक न्यासी रसीद का ही समान रूप है। विदेशी कंपनियां आईडीआर के निर्गमन पर अपने अंशों को भारतीय न्यास में जमा करती हैं, जो कि इन प्रतिभूतियों के लिए सेबी के संरक्षक का कार्य करता है। इसके बदले में भारतीय न्यास भारतीय निवेशकों को विदेशी कंपनी के अंशों के विरुद्ध न्यासी रसीदें जारी की जाती हैं, ठीक है, जिन पर वही लाभ जैसे कि बोनस, लाभांश आदि अर्जित होते हैं जो उन अंशों पर लागू होंगे। सेबी रूपरेखा के अनुसार भारतीय नागरिकों को आईडीआर घरेलू अंशों के समान ही जारी किए जा सकते हैं। इन दोनों के निर्गमन पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। विदेशी कंपनी अंश निर्गमन के लिए भारत में सार्वजनिक प्रस्ताव देती है और भारतीय निवेशक उसी प्रक्रिया में बोली देते हैं जिस प्रकार वे घरेलू अंशों की स्थिति में बोली देते हैं। भारतीय शेयर बाजार में वर्ष 2010 में सर्वप्रथम आईडीआर निर्गमित करने वाली कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी है, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी ने पहली बार 2010 में आईडीआर निर्गमित किया था, ठीक है। तो आईडीआर क्या कर रहा है कि जैसे हमारे भारत में लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से बाहर के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको क्या जारी किया जाता है? आईडीआर जारी किया जाता है, ठीक है, ताकि वो भी यहाँ के समान नागरिकों की तरह ही पूरी प्रोसेस को कर सकें। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा? विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉन्ड FCCBs यह समता अंशों से जुड़ी ऋण प्रतिभूति होती है जिन्हें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर समता अथवा जमा रसीदों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से एक FCCB धारक के पास पूर्व निर्धारित मूल्य पर समता अंशों में परिवर्तन करने या फिर बॉन्डों को रख लेने के विकल्प होते हैं। FCCB को किसी विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, ठीक है, यानी कि FCCB को किस में जारी किया जाता है? विदेशी मुद्रा में, ठीक है। इन पर स्थिर दर से ब्याज मिलता है जो किसी भी अन्य इसी प्रकार के गैर परिवर्तनीय ऋण विलेख पर मिलने वाली दर से कम होता है, ठीक है। यानी कि इस पे जो आपका FCCB है, इस पे जो आपका ब्याज मिलता है वो कम होता है जो इसी प्रकार का कोई गैर परिवर्तनीय ऋण विलेख होता है, ठीक है। FCCB का विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में ही सूचीयन एवं क्रय विक्रय होता है, ठीक है। यानी कि इसका देशी स्टॉक एक्सचेंज में कोई सूचीयन एवं क्रय विक्रय नहीं होगा, केवल किसमें होगा? विदेशी स्टॉक में होगा, ठीक है। FCCB भारत में जारी होने वाले परिवर्तनीय ऋण पत्रों के समान ही होते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारा अगला टॉपिक आता है कोषों के स्रोत के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, दीर्घकालीन होती हैं, अल्पकालीन होती हैं, स्थायी होती हैं और परिवर्तनीय होती हैं, ठीक है। इसलिए फर्में कोष एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करती हैं। छोटी अवधि के ऋणों को उपयुक्त पूंजी में कमी के कारण कम लागत का लाभ मिलता है। दीर्घ अवधि ऋण में भी कई कारणों से आवश्यक माने गए हैं। इसी प्रकार से निगमित क्षेत्रों में कोष एकत्रित करने की किसी भी योजना में समता पूंजी की भूमिका रहती है, ठीक है। कोषों का कोई भी स्रोत ऐसा नहीं है जिसकी सीमाएं ना हो, है ना, हर किसी की सीमा होती है। इसलिए उचित यही रहेगा कि किसी एक स्रोत पर निर्भर ना रहकर विभिन्न स्रोतों के मिश्रण को अपनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोषों को इकट्ठा करने के लिए हमें किसी एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना, विभिन्न स्रोतों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इस मिश्रण के चयन को भी कई कारक प्रभावित करते हैं। इससे व्यवसाय के लिए यह निर्णय लेना जटिल हो जाता है। वित्त के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले तत्वों पर संक्षेप में चर्चा नीचे की गई है। अब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा लागत, ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है हमारी 2 प्रकार की, ठीक है। कोष एकत्रित करने की लागत एवं उन्हें प्रयोग करने की लागत, ठीक है। संगठन को कोष जुटाने के लिए किस स्रोत का उपयोग करना है, इसका निर्णय लेने के लिए दोनों प्रकार की लागतों को ध्यान में
रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसे लेने में हमारी कितनी लागत लगने वाली है और उसके प्रयोग में कितनी लागत लगने वाली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा वित्त शक्ति एवं प्रचालन में स्थायित्व। कोष के स्रोत के चयन में व्यवसाय की वित्तीय शक्ति एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ठोस होनी चाहिए जिससे कि वह ऋण की मूल राशि एवं उस पर ब्याज का भुगतान कर सके। जब संगठन की आय स्थिर ना हो तो स्थिर व्यवहार कोष जैसे पूर्वाधिकार अंश एवं डिबेंचर का सोच समझकर चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये संगठन पर वित्तीय भार को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा संगठन के प्रकार एवं वैधानिक स्थिति। व्यवसाय संगठन का प्रकार एवं उसकी स्थिति धन जुटाने के निर्णय को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ, एक साझेदारी फर्म समता अंशों के निर्गमन द्वारा धन नहीं जुटा सकती, क्योंकि इन्हें केवल संयुक्त पूंजी कंपनी ही निर्गमित कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है हमारा उद्देश्य एवं समय अवधि। जिस अवधि के लिए धन की आवश्यकता है उसके अनुसार ही व्यवसायिक इकाई की योजना बनानी चाहिए। उदाहरणार्थ, अल्प अवधि की आवश्यकता को व्यापारिक साख, वाणिज्यिक प्रपत्र आदि के माध्यम से कम ब्याज दर पर कोष उधार लेकर पूरा किया जा सकता है। दीर्घ अवधि वित्त के लिए शेयरों एवं डिबेंचरों का निर्गमन अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए कोषों की आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि स्रोत का उपयोग से मिलान किया जा सके। उदाहरणार्थ, दीर्घ अवधि की विस्तार योजना के लिए बैंक अधिविकर्ष के माध्यम से वित्त नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि इसका भुगतान अल्प अवधि में ही करना होगा। ठीक है, यानी कि जिस चीज का भुगतान ही आपको अल्प अवधि में करना है तो वहां से कोष एकत्रित करना आपके लिए निश्चित ही हानि का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा जोखिम। वित्त के प्रत्येक स्रोत का उसके जोखिम के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए, है ना। आप देख लो कि आपको किससे ज्यादा जोखिम है और किससे कम जोखिम है। उदाहरणार्थ, समता अंश पूंजी में सबसे कम जोखिम है। ठीक है, क्योंकि अंश पूंजी का भुगतान कंपनी के समापन पर ही करना होता है। ठीक है, यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं होता है तो लाभांश का भुगतान करने की व्यवस्था नहीं होती है ना। दूसरी ओर ऋण में मूल एवं ब्याज दोनों के भुगतान का समय निर्धारित होता है ना, कि इस समय आपको मूल चुकाना है और इस समय आपको ब्याज चुकाना है। फिर चाहे फर्म को लाभ हो अथवा हानि, ब्याज का भुगतान तो करना ही है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आता है नियंत्रण। कोष का एक विशेष स्रोत फर्म के प्रबंध पर स्वामियों के नियंत्रण एवं शक्ति को प्रभावित कर सकता है। समता अंशों के निर्गमन से नियंत्रण में कमी आती है, क्योंकि समता अंश धारकों को वोट देने का अधिकार होता है। उदाहरणार्थ, वित्तीय संस्थान ऋण समझौते के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं अथवा उनके प्रयोग पर अंकुश लगा सकते हैं। इसलिए व्यावसायिक इकाइयों को स्रोत का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यवसाय पर नियंत्रण में दूसरों के साथ किस सीमा तक भागीदारी चाहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है साख पर प्रभाव, यानी कि गुडविल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। व्यवसाय यदि कुछ स्रोतों पर आश्रित रहता है तो बाजार में उसकी साख पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, सुरक्षित ऋण पत्र कंपनी के असुरक्षित लेनदारों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कंपनी को आगे उधार माल देने के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है हमारा लोचपूर्णता एवं सुगमता, है ना, यानी कि इजी है और फ्लेक्सिबल। एक और पहलू जो वित्त के स्रोत के चयन को प्रभावित करता है वह है धन प्राप्त करने में लोचपूर्णता एवं सुगमता। उदाहरण यहाँ पे हम देखते हैं, यदि दूसरे विकल्प सरलता से मिल रहे हैं तो व्यावसायिक संगठन बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि इनमें अंकुश के प्रावधान, विस्तृत जांच एवं कई प्रकार के प्रलेखों की आवश्यकता होती है ना, यानी कि प्रोसेस जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसके बाद आता है हमारा कर लाभ। कुछ स्रोतों का मूल्यांकन उन पर कर लाभ मिलने के आधार पर भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश को कर निर्धारण के लिए घटाया नहीं जाता। ठीक है, जबकि डिबेंचर एवं ऋण पर दिए गए ब्याज को घटाया जाता है, इसलिए करों में लाभ के लिए इन्हें पसंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा यह अध्याय होता है समाप्त। धन्यवाद।